सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आज हमारी चर्चा में विषय है ग्लैमर, अवसाद और आत्महत्या। हिंदी सिनेमा के उभरते हुए अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी ने एक बार फिर देश में नई बहस छेड़ दी है। आखिर एक सफल अभिनेता के जीवन में ऐसा क्या घटित हो गया कि उसे मौत को गले लगाना पड़ा? सुशांत की खुदकुशी के मामले में मुंबई पुलिस जांच कर रही है और अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। मैं सिनेमा जगत ही नहीं, सार्वजनिक जीवन में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जब सेलिब्रिटीज ने मौत की राह चुनी है। दरअसल आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सब कुछ जल्द से जल्द हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो पैसा हो, फेम हो। इसी बेसब्री में हमारे मन का सुकून, धैर्य कहीं पीछे छूटते जा रहा है। गला काट प्रतिस्पर्धा के इस दौर में जब असफल हो जाते हैं तो निराशा घेर लेती है। निराशा पर अगर समय रहते काबू नहीं किया गया तो ये गहरे अवसाद या डिप्रेशन में तब्दील हो जाती है। ये अवसाद हमें आसपास के माहौल से अलग थलग कर देता है और इन्हीं हालात में इंसान गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। आखिर अवसाद मानवीय जीवन पर इतना भारी क्यों पड़ रहा है? प्रतिस्पर्धा के दौर में अवसाद से कैसे बचे रह सकते हैं? इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि जिस हिंदुस्तान के सनातन धर्म में यह मान्यता रही कि लगभग 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद यह मनुष्य जीवन हमें प्राप्त होता है, इतनी लंबी यात्रा के बाद प्राप्त इस जीवन को हम एक तनिक असफलता, एक तनिक निराशा के चलते यूं गवा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? इस मसले पर एक गंभीर चर्चा करने की हम कोशिश करेंगे। कई खास लोग हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन यह बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज के विचार सूत्र पर। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वे प्राप्त कर सकते हैं, बस आप दूसरे लोगों की मदद करना शुरू कर दें। जिग जिगलर ने जो ये कहा है, ये इंसानी जीवन की सार्थकता को व्यक्त करता है। इंसानी जीवन में और दूसरे अन्य योनियों के जीवन में यह अंतर है कि उन योनियों के अंतर्गत आपके पास दूसरों के लिए करने की कोई सुविधा नहीं है, पर मनुष्य जीवन में ही ईश्वर ने यह सुविधा उपलब्ध कराई है कि वह दूसरों के लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए जो चाहे उस भूमिका में अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। तो ऐसी सार्थकता, ऐसी रचनात्मकता जिस मनुष्य जीवन में आपको प्राप्त होती है, उस जीवन को आप एक तनिक असफलता, एक तनिक निराशा, एक तनिक खामोशी में इस तरीके से गंवाने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं, ये समझने की हम आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे जाने माने अभिनेता भगवान तिवारी जी। हमारे साथ होंगे इंदौर से डॉक्टर रमन शर्मा जो मनोवैज्ञानिक हैं। हमारे साथ होंगे तरुण खन्ना जो अभिनेता हैं। हमारे साथ प्रेम प्रकाश पांडे बतौर राजनयिक इस मसले पर चर्चा के लिए मौजूद रहेंगे। आप सभी का स्वागत है। और भी कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे आपका परिचय कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं डॉक्टर रमन शर्मा से करना जा रहा हूं। रमन शर्मा जी जाने माने मनोवैज्ञानिक हैं, लंबे समय तक इंग्लैंड में काम किए, वर्तमान में इंदौर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनसे जानना चाहते हैं कि लोग अपने जीवन में डॉक्टर साहब तमाम स्तर पर नाकामी से गुजरते हैं। यह देश अभी अभी साक्षी रहा उन 5 करोड़ 7 करोड़ प्रवासी मजदूरों को, जिन्होंने अपनी जिंदगी जीने की जिद्दोजहद को तब भी नहीं छोड़ा जब वह अपनी रोजी और रोटी दोनों गंवा चुके थे। नंगे पैर हजार हजार किलोमीटर वह सफर करते हुए देखे गए, पर उन्हें ऐसा नहीं लगा कि ऐसे जीवन जीने से क्या फायदा, बेहतर है कि अपनी जान गंवा दें। जो हादसे हुए भी वो अनजाने में हुए। कोई मजदूर की यह खबर नहीं मिली कि वह रेल की पटरियों के आगे आके कट गया। पर सुशांत सिंह राजपूत जैसा अभिनेता जो एक पिक्चर छिछोरे में स्वयं आत्महत्या के संदर्भ में उसे खारिज करने के लिए संदेश समाज को दे रहा था, जब मौका आया तो जिंदगी से हार गया और इस कदर हारा कि अपने जीवन को समाप्त कर ले गया। क्यों? क्या कारण है इसका? खोज पाए आप अपने इतने लंबे तजुर्बे में? सर नमस्कार। जी सभी को मेरा नमस्कार जी। हालांकि काफी संवेदनशील बात है और ये भी लग रहा है कि क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को मारने का फैसला लिया। जी। मैं सहानुभूति रखना चाहूंगा और खेद प्रकट करना चाहूंगा। काफी सफल अभिनेता रहे वो और अपनी लाइफ में अच्छे मुकाम पे थे। हर एक टैलेंट था उनके पास में। डांस में वो अव्वल थे। एक्टिंग में महेंद्र सिंह धोनी की फिल्म उन्होंने की, बहुत जबरदस्त एक्टिंग उन्होंने की। उसके साथ में भी काफी बहुमुखी प्रतिभाओं की शाली वो व्यक्ति थे। और जब ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में आके अपने आप को जान लेने की कोशिश करता है तो लोगों के सामने बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है कि भाई ऐसा क्यों? उसके पास तो सब कुछ था, फिर भी वो आदमी क्यों ऐसा बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हुआ?
तो देखिए, बेसिकली जो भी सुसाइड है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फैक्ट एंड फिगर की बात करें जी। तो देखा गया है कि दुनिया में 8 लाख लोग हर साल सुसाइड करते हैं और उनमें से 17% जो लोग हैं वो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में पाए जाते हैं। वहीं बात करें डिप्रेशन जो है, अवसाद, जिसमें कि लो मूड, स्लीप डिस्टरबेंस, एनर्जी लेवल का लो होना, मन में होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस के थॉट्स आना, जी। और अगर सीवियर हो जाए तो सुसाइडल थॉट्स आना भी देखा गया है। जी। अब देखिए, हम सभी को कभी ना कभी लाइफ में लो मूड रहता है, हम कभी ना कभी लो फील करते हैं, लेकिन हमारे कुछ कोपिंग मैकेनिज्म्स रहते हैं, उससे हम बाहर आ जाते हैं, लोगों से बात करके, कुछ एक्सरसाइज करके, कुछ म्यूजिक सुन के, प्राणायाम करके, लोगों के साथ में आपसे आपस में डिस्कशन करके बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर यही आपको 2 वीक से ज्यादा इफेक्ट करने लग जाए और आपके काम को इफेक्ट करने लग जाए लो मूड, और उसके साथ में कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स जैसे मैंने बताए, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस फीलिंग, और उसके साथ में कई बारी गिल्ट फीलिंग आ जाती है इंसान को, कई बारी वो अपने आप को कंपेयर करने लगता है दूसरे लोगों के साथ में, तो उससे एक लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, कई बारी कंसंट्रेशन लो होने की वजह से लोग अवसाद से ग्रसित होते हैं। और अभी तक जो भी चीजें सामने आई हैं उसमें ऐसा देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो अवसाद से ग्रसित थे। जी। जहां पे आपने बात करी लाखों करोड़ों मजदूरों की, कितना टफ टाइम हमारे देश ने देखा और कितने टफ टाइम के थ्रू लोग गुजरे, लेकिन लोगों के डिफरेंट टाइप के कोपिंग मैकेनिज्म्स रहते हैं। जरूरी नहीं कि उनको अवसाद हो या वो डिप्रेशन में आए। कभी कभी जीवन में चीजों से जूझने से, चीजों को फेस करने से, अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखने से और अपने बिहेवियर को पॉजिटिव रखने से इससे बचा जा सकता है। लेकिन अगर क्लिनिकल डिप्रेशन हो जाए, जहां तक कि केमिकल इम्बैलेंस ऑफ द ब्रेन, जी। ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस देखने के लिए मिल जाए, तो सर उसमें फिर दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है। और शायद ऐसा सुनने में आ भी रहा है कि वो कुछ टाइम से एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन पे थे, उन्होंने किस हिसाब से ली, किस हिसाब से नहीं ली, तो इसमें पेशेंट की सम कॉग्निटिव सिम्टम्स भी रहते हैं जिसमें वो ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि एग्जैक्टली उसके सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। जी। तो उस समय उसको आवश्यकता होती है कि कोई उसे सुने, उसे समझे, उसे प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़े, और अगर मेडिकेशन की आवश्यकता है तो उसे मेडिकेशन भी प्रोवाइड करके दे। कई सारे रिसर्च को आप पहलू आगे आपने बताया, लेकिन मैं आपके साथ चर्चाओं को दूसरे चरण में और आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ में भगवान तिवारी जी हैं, छत्तीसगढ़ से पुराना नाता उनका है, मूलतः छत्तीसगढ़ से हैं, बॉलीवुड में काफी नाम कमा रहे हैं। भगवान जी, आपसे समझने का विषय है कि सिनेमा के पर्दे को, रुपहले पर्दे को ये देश बड़े ही आभा मंडल के साथ देखता है, इससे प्रेरित होता है। आप रोल मॉडल होते हैं। आप जो कुछ पर्दे पर घटित करते हैं, आम आदमी उसमें अपने आप को देखता आता है, उसे लगता है कि जो मैं करना चाहता था वो पर्दे पर ये करके दिखा रहा है। पर जिनको इस मॉडल में समझा जाता था, जो डायलॉग आप उसमें बोलते थे, निजी जिंदगी में यही सितारे क्यों हार जाते हैं, क्यों एक छोटा सा झटका उन्हें इतना ज्यादा विचलित कर देता है। सुशांत सिंह राजपूत के संदर्भ में अचंबा इसलिए ज्यादा है कि कुछ समय पहले उन्होंने छिछोरे पिक्चर जो की थी, वह तो थी ही अवसाद से उबारने के लिए। उसमें उन्होंने पूरा का पूरा रोल डूब कर किया था। कई लोगों ने इस पिक्चर से प्रेरित होकर अपने आप को अवसाद से बाहर निकाला था, पर जिसने इस किरदार को अभिनीत किया था वो अवसाद में इतना आ गया कि अपनी जिंदगी को छोड़ दिया। क्यों? क्या ऐसा आप लोगों की दुनिया में है जिसमें थोड़ा सा भी विचलन इतना ज्यादा विचलित कर देता है? दरअसल इसके पीछे जो कारण है, मुझे लगता है कि जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी होना। जी। जैसे मेरी थिएटर की जर्नी रही है, लंबे समय तक मैंने थिएटर किया। जी। थिएटर में हमारे उस प्रशिक्षण के दौरान हमारे तमाम टीचरों ने हमें यही सिखाया कि बहुत कठिन है डगरपन घटी, रास्ता आसान नहीं है। अपनी पहचान बनाना इस पूरे मुकम्मल दुनिया में बहुत कठिन काम है। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप धीरज के साथ चलें। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि सुशांत जो है वो बैरी जॉन का स्टूडेंट था। उन्होंने बैरी जॉन के साथ उनके एक्टिंग एकेडमी में ट्रेनिंग ली, और बैरी जो है वो टीचरों के टीचर है। मतलब इनफैक्ट मेरे टीचर भी बोलते थे कि बैरी जॉन मेरे टीचर है। तो एक ऐसे गुरु के साथ काम करने के बाद एक ऐसा जीवन शैली, जो बैरी जॉन साहब थे वो जीवन जीने की शैली सिखाते हैं, न कि अभिनय करने की। क्योंकि अगर जिंदगी को जीने का अगर आपको तरीका आ गया तो आप जिंदगी का हर तरीके का जंग जीत जाते हैं। दरअसल समस्या जो है कुल मिला के वो ये है कि हम
बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस हो गए हैं। मुझे लगता है कि जिंदगी में जो पाले वही सफलता और वही तमाम लिंक जो है वो जीवन का सार है, जबकि इससे परे भी जिंदगी है। दरअसल कई बार ये भी मुझे लगता है कि अगर आप जिंदगी में तुरंत सफलता पाते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी जूझने की क्षमता कम हो जाती है। अब मैं अपनी पर्सनल अगर बात करूं तो मुझे 27 से 28 साल हो गए थिएटर से लेकर सिनेमा तक। मैंने जो थिएटर से लेकर सिनेमा तक की जर्नी तय की है उसमें कई मेरे ऐसे साल रहे हैं। मुंबई जाने के बाद 4 साल तक तो मेरे पास एक भी काम नहीं था। मैं ऑफिस में एक सेल्समैन की तरह जाता था, लोगों को बताता था कि मैं थिएटर का एक्टर हूं। मुझे ये समझ में नहीं आता था कि काम कैसे मिलेगा, लेकिन मुझे अपने क्राफ्ट पे विश्वास था कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मुझे काम मिलेगा और काम मैं अच्छा करूंगा। तो उस बीच जो खाली वक्त है, जो आपका डिप्रेशन का टाइम होता है, मुझे भी डिप्रेशन होती थी और एक ऐसे एज में था जहां पे जिंदगी से जुड़ी हुई तमाम तजुर्बे और तमाम हालात की स्थिति में पैसे की दरकार ज्यादा होती थी, लेकिन फिर भी संयम के साथ मैं चला। मैं कहा जितना है मेरा उसमें ही चलूंगा। आपको अपने हुनर पे विश्वास होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आजकल के जो नए यंग एक्टर्स हैं वो इसलिए जल्दी अपने कहना चाहिए कि धीरज को छोड़ देते हैं कि उनको लगता है कि कितनी जल्दी हम सब कुछ पा लें, जबकि जीवन में एक प्रक्रिया है, हर चीज को पाने की, हर चीज को खोने की प्रक्रिया है। आप ये सोच के देखो कि एक बच्चे को भी माँ के गर्भ से बाहर निकलने में 9 महीने लगते हैं। तो जीवन में जो आपकी अपनी पहचान बनानी है उसमें आपको वक्त तो देना पड़ेगा। और वो एक अगर आप असली सच में पढ़े लिखे आदमी हो तो आप तमाम उन महान अनुभूतियों या विभूतियों के बारे में अगर आपने जरा सा भी पढ़ा है तो आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा कि हर किसी की जिंदगी में अप एंड डाउन रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं रहा है जो एक बार सक्सेस हुआ और पूरी जिंदगी वो सक्सेसफुल ही रहा। नहीं, हर किस्म की लड़ाई हर आदमी के साथ होती है। ऐसे बुरे वक्त में आपको ये समझना चाहिए कि ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे जहां तक लगता है कि एक हमारे बॉलीवुड में एक लॉबी होती है, एक लॉबी चलती है जो कहीं ना कहीं आपको बहुत डिप्रेस करती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि खासतौर से स्मॉल टाउन से जो गए हुए लोग होते हैं उनके पास तो इतनी बड़ी रेंज है कि उनको लगता है कि मैं अपनी जड़ें पीछे हैं मेरी, मैं उसको कैसे काट सकता हूं, मैं कैसे भूल सकता हूं। ये जो सफलता है ये क्षणिक है। आपके पास अगर जीने का साधन है, मुझे लगता है कि इससे बड़ी सफलता कुछ नहीं हो सकती। इससे बड़ी सफलता कुछ नहीं हो सकती, ये कहना है भगवान तिवारी जी का। उनका मानना है कि अप डाउन लगातार आते रहते हैं, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये बात कही हमेशा जाती है, लेकिन फिर भी समाज में एक बड़ा वर्ग है जो इस बात को भूलकर इस प्रकार के कदम उठा लेता है। और उसमें भी अगर सिनेमा जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब ऐसा कदम उठाता है तो पूरा समाज इसलिए प्रभावित होता है क्योंकि वह इन सिनेमा जगत की शख्सियतों को रोल मॉडल के तौर पर अपनी जिंदगी में देखता है। इसलिए हमारे लिए चिंता का विषय ज्यादा हो जाता है कि आज जो सुशांत राजपूत ने कदम उठाया है, हमारे समाज में बाकी युवा इसको एक रास्ता या समाधान के तौर पर न देख लें। तरुण खन्ना जी हमारे साथ में हैं। तरुण जी, आपसे जानने का विषय यह है कि एक संघर्ष के लिए आप जिस बॉलीवुड में आते हैं, जिसके संदर्भ में बच्चों को भी पता है कि यहाँ संघर्ष बहुत है, आते ही आपको इसका अनुभव भी हो जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ी असफलताएं मिलती हैं, थोड़ी सफलताएं मिलती हैं, लेकिन उसकी परिणति इस रूप में कदम के तौर पर आती है कि इस समय पर यह विचार नहीं किया जाता है कि आप कितने बड़े वर्ग को प्रभावित करते हैं और आपका ये कदम केवल आपकी जिंदगी को नहीं बल्कि पूरे समाज को किस तरीके से प्रभावित करेगा। हिमांशु जी, आप जो बात कह रहे हैं, अगर इतनी बात उसने सोची होती तो वो सुसाइड ही नहीं करता। सबसे पहले तो वो आदमी उस समय इतना ज्यादा घबराया होता है, हर चीज में अपनी लाइफ में इतना उलझा होता है कि दुनिया में और किसी के बारे में सोचना बंद कर देता है। यहाँ भगवान भाई ने जो बातें कही हैं, डॉक्टर साहब ने जो बातें कही, मैं थोड़ा सा उनकी बातों से सहमत भी हूं और थोड़ा सा असहमत भी हूं। हम लोग एक बात कर रहे हैं डिप्रेशन की। मैं जानना चाहूंगा सर, डिप्रेशन किस बात का था? कई लोग बात कर रहे हैं कि उसे फिल्म इंडस्ट्री में आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता था। सर, मैं इस बात से पूरी तरह से असहमत हूं। आप देखिए, यशराज बैनर हमारी इंडस्ट्री के सबसे बड़े बैनर्स में से एक है पिछले कई साल से। मैं छोटा बच्चा था तब से। यशराज बैनर ने उसके साथ में 1 नहीं 2 नहीं 3 फिल्मों का अनुबंध किया था। व्योमकेश बख्शी भी उन्हीं की थी, शुद्ध देसी रोमांस भी उन्हीं की थी, और तीसरी फिल्म बनी कि नहीं मुझे पता नहीं। और ये दोनों फिल्मों ने ठीक ठाक बिजनेस किया था, स्पेशली शुद्ध देसी रोमांस ने। उसके बाद इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर पिछले 15-20 साल का महेंद्र सिंह धोनी है।
वो खुद ही उस फिल्म का निर्माता भी था, उसकी से थी। वो ऐसा आदमी नहीं है कि उसकी से नहीं होगी और किसी को भी आप हीरो बना दोगे। उस फिल्म में उसे हीरो बनाया गया। नीरज पांडे इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जिन्होंने उस फिल्म को डायरेक्ट किया। उनकी बेबी और वेडनेसडे और जो भी फिल्में हैं वो बहुत बड़ी हिट रही हैं। तो इंडस्ट्री के बड़े माने हुए डायरेक्टर हैं, उन्होंने उसको हीरो बनाया। फिल्म ने 100 करोड़ से ऊपर का धंधा किया। फिर उसके बाद दंगल नाम की एक बहुत बड़ी फिल्म बनाई नीतीश कुमार तिवारी साहब जो हमारे डायरेक्टर, उन्होंने अगली फिल्म किसके साथ बनाई? छिछोरे, इसके साथ, सुशांत के साथ में। तो सुशांत ने तो सिर्फ और सिर्फ सक्सेस ही देखा। केदारनाथ इतनी बड़ी फिल्म काइपोचे जिसने बनाई थी अभिषेक कपूर ने, उसने अगली फिल्म जो बनाई काइपोचे के एक्टर्स में से किसी के भी साथ, तो सुशांत के साथ बनाई। सैफ अली खान की बेटी लॉन्च हो रही थी, अमृता सिंह की और सैफ अली खान की, उसके ऑपोजिट इसको लिया इंडस्ट्री। और क्या चाहते हैं आप लोग कहना कि अगर ये एक्सेप्टेंस नहीं है इंडस्ट्री में तो फिर कहां है? टेलीविजन में ये आया, 23 साल की उम्र में पवित्र रिश्ता सीरियल इसने किया, इंडिया का नंबर 1 शो बन गया। अब सक्सेस इतना ज्यादा मिला इसको, उसके बाद आप लोग कह रहे हैं कि उसे इंडस्ट्री ने स्वीकार नहीं किया। मुझे ये बात, मैं इस बात से नहीं मानता कि अब आप कहें कि एक इंडस्ट्री का खास वर्ग है जो कुछ 5-6 प्रोड्यूसर हैं या 5-6 एक्टर हैं जो एक ही तरह की बातें करते हैं, बैंड्रा जुहू में रहते हैं, बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, वो बड़े हुए, वो दोस्त बन गए। अब कोई एक शो है जहां कोई आदमी बुलाता है अपने दोस्तों को, क्योंकि वो उन्हें इसलिए बुलाता है क्योंकि वो उन्हें जानता है बचपन से, उनके साथ में बातचीत कर सकता है। आप इस बात पे लेफ्ट आउट फील करना शुरू कर दे तो सर ऐसे तो नहीं चलेगा। हम मैं भी आज यहाँ अगर मुंबई में बैठा काम कर रहा हूँ तो ऑडिशंस की वजह से कर रहा हूँ। ऑडिशन में कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं और कुछ लोग नहीं होते हैं। इस बात पे मैं बुरा तो नहीं मानूंगा कि यार मुझे क्यों नहीं सिलेक्ट किया, या किसी को आपको पार्टी में कई लोगों को बुलाते हो, कई लोगों को नहीं बुलाते हो, इस बात से मैं बुरा तो नहीं मानूंगा। आज बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एक हीरोइन है, वो बोल रही है कि इसे आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया गया। तो व्हाट इज इनसाइड एंड व्हाट इज आउटसाइड, मैं तो यही बात नहीं समझता हूँ। ये परिधि कौन तय करता है कि ये इनसाइड है, ये जो 8 लोग खड़े हैं ये इनसाइड हो गए और ये जो 8 लोग बाहर खड़े हैं वो आउटसाइडर? ऐसा थोड़ी होता है सर। अमिताभ बच्चन भी बाहर से ही आए थे, शाहरुख खान भी बाहर से ही आया था, सब लोग बाहर से कभी ना कभी आते हैं ना, लगातार कोई ना कोई बाहर से आता है और उसके बाद में अपनी जगह बनाता है। जो बात बड़ी महत्वपूर्ण तरुण खन्ना जी ने कही कि सुशांत राजपूत को आप एक असफल अभिनेता के तौर पर नहीं देखते हैं। सुशांत राजपूत का लगातार कैरियर ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा था, लगातार वह तरक्की कर रहे थे, लगातार लोकप्रियता हासिल कर रहे थे, स्वीकार्यता हासिल कर रहे थे। ऐसे में उनके द्वारा ये कदम उठाया गया है किसी विफलता के कारण, इस पे तरुण खन्ना जी को ऐतराज है। बात उनकी तर्कपूर्ण है, लेकिन हमारा विषय केवल सुशांत राजपूत ने आत्महत्या क्यों की ये नहीं है। हमारा जानने का विषय यह है कि अगर सफलता के इस शिखर पर पहुंचकर भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, सुशांत राजपूत की अगर कुछ असफलताएं भी होती तो भी वो असफलताएं उन प्रवासी मजदूरों के मुकाबले कुछ भी नहीं थी, जिन्हें ये नहीं पता है कि शाम को खाने की व्यवस्था परिवार के लिए है कि नहीं, तो भी वो जिंदगी जीना नहीं छोड़ देता है। पर यहां पर इतनी कामयाबी पे पहुंचकर भी लोग जिंदगी छोड़ दे रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ में देश के जाने माने भजन सम्राट अनूप जलोटा जी जुड़ चुके हैं। अनूप जलोटा जी से समझने का विषय मेरा बिल्कुल अलहदा है। अनूप साहब, आपसे समझने का विषय यह है कि व्यक्ति संघर्ष करता है, संघर्ष के बाद सफलता के शिखर पर पहुंचता है, लेकिन शिखर पर हमेशा रहना संभव नहीं होता है। जब वह ढलान की ओर होता है तो अवसाद का शिकार होता है, अवसाद का शिकार होकर एक दूसरी प्रवृत्तियों की ओर पहुंचता है। पर उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें यह अवसाद भी बर्दाश्त नहीं हो पाता है और वह कोई दूसरे उपाय करके अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। आपने तो तमाम अनुभव अपने जीवन में लिए हैं। जानना यह चाहता हूं कि लगभग सभी व्यक्ति ये जानते हैं कि शिखर पर हमेशा नहीं रह जा सकता, तो भी ढलान बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाते? देखिए, ऐसा है कि जो करंट टॉपिक सुशांत सिंह राजपूत का है जी, उसमें अभी तक ये निर्णय नहीं हो पाया है कि ये आत्महत्या थी या फाउल प्ले था, क्या था, वो अलग बात है, विषय अलग है जी। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि हमारे भारत में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जिसको लोग भूल जाते हैं जी। आप किसी भी क्षेत्र में हो जी, किसी भी क्षेत्र में, यदि आप ये जाने कि आपकी आंतरिक शक्ति क्या है, अगर आंतरिक शक्ति को आप मजबूत कर लेंगे तो ये डिप्रेशन वगैरह चीजें जो है नहीं होंगी। आंतरिक शक्ति क्या है? मैं पिछले 50 साल से योगासन करता हूं, प्राणायाम करता हूं,
मेडिटेशन करता हूं, इन सब से हमारी आंतरिक शक्ति मजबूत होती है, किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए हम तैयार होते हैं जी। ये जो जिम में जाकर जो हेल्थ बनती है ना जी, उसको हेल्थ नहीं कहते हैं, क्योंकि वो तो डोले शोले बनते हैं बस जी। लेकिन बॉडी माइंड एंड सोल, हमारे अध्यात्म में जो शक्ति कही गई है मनुष्य की, वो है बॉडी माइंड और सोल, जिसमें आपकी बॉडी भी तंदुरुस्त रहे, आपका माइंड भी संतुलित रहे और आपकी आत्मा भी प्रसन्न रहे। ये तीन चीजें जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप ऐसी सिचुएशंस को नहीं संभाल पाएंगे। कभी कभी मैं मजाक में लोगों को कह देता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अनूप जी कार्यक्रम करने जाएं और आपका गला ठीक ना हो तो आपको टेंशन नहीं होती? तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि मुझे क्या टेंशन होनी है, टेंशन पब्लिक को होगी। मेरा तो जो गला है मैं गा देता हूँ। तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है कि हमें चिंता करने की किसी चीज में जरूरत क्या है। चिंतन कर लीजिए जी, चिंता को भूल के चिंतन करिए तो आप उससे बाहर निकल आएंगे जी। लेकिन हमारे यहाँ लोग अपनी बॉडी बनाते हैं, लेकिन बाकी माइंड और सोल को जो एकाग्रता चाहिए वो नहीं करते हैं जी। वहीं पर मैं ये कोई सुशांत के लिए नहीं कह रहा हूँ जी, मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ जी। हमें तो पता भी नहीं अभी कि उसके साथ क्या हुआ है, ये तो बात अभी बाद में खुलेंगी जो भी है जी। लेकिन हमें सबको ये कहना है, किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, आप चाहे डायरेक्टर हैं जी, अरे डायरेक्टर्स को तो एक्टर से ज्यादा प्रॉब्लम होती है। 3 आदमी काम नहीं करने आए आज, वो क्या करेंगे बेचारे, परेशान हो जाते हैं। डायरेक्टर का काम जो है वो एक्टर से ज्यादा परेशानी का है, उसको तो टेंशन इतनी होती है कि पूछे नहीं। लेकिन अगर ये जिसको हम अध्यात्म कहते हैं, अगर वो बॉडी माइंड और सोल इन तीनों को संतुलित करके अपने जीवन को सुंदर बना ले, मैं समझता हूं कि कोई चीज जो है हमें परेशान नहीं कर सकती है। लेकिन ये करना होगा और सबको करना होगा। ये जो हमको लॉकडाउन पीरियड मिला है ना, इसमें इसकी आदत बना लीजिए। हमारे पास जितना टाइम मिला है, 24 घंटे जो मिले हैं, इसका सदुपयोग कर लीजिए। लेकिन इसमें आप बॉडी माइंड और सोल का बस एक साथ मिला के और इन चीजों से अपने शरीर को शक्तिशाली बना लीजिए, आगे चल के कोई कठिनाई नहीं आने वाली। बॉडी माइंड सोल के बीच में संतुलन की बात कर रहे हैं अनुज लोढ़ा जी। लेकिन अनुज लोढ़ा जी, मेरा आपसे जानने का विषय थोड़ा और आगे बढ़कर है। जानने का विषय यह है कि हम सब ये मानते हैं कि यह मनुष्य जीवन के संदर्भ में इसकी अहमियत क्या है। बालपन से हमें इसके संदर्भ में प्रशिक्षित भी किया जाता है। जीवन को सार्थक करने की बातें हिंदुस्तान में शुरू से कही गई है, पर इसी हिंदुस्तान में रुपहले पर्दे के संदर्भ में जब ये घटनाएं आती हैं तो अमूमन इसमें तर्क होता है कि व्यक्ति अपने संघर्ष से हार गया, जो महत्वाकांक्षाएं उसकी थी वो पूरी नहीं हुई, इसलिए उसने ये कदम उठा लिया। दूसरा जो मामला आता है वो प्रेम में असफलता के संदर्भ में आता है कि किसी महिला के संदर्भ में असफल हो गया प्रेम में, उसकी परिणति हो गई। जानने का विषय आपसे मेरा जो है वो ये है कि रुपहले पर्दे का नायक महज अपनी जिंदगी का नायक नहीं है, वह हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता है। क्या फिल्म इंडस्ट्री के अंतर्गत यह बोध कराने की कोई व्यवस्था नहीं है कि आपकी जिंदगी की अहमियत केवल आपके लिए नहीं है, बल्कि जिन्होंने अपने आपको रोल मॉडल के तौर पर लाखों लोगों ने देख लिया, उनके प्रति भी आपकी कोई जिम्मेदारी है। सुशांत राजपूत का एक कदम अगर यह माना जाए कि वो आत्महत्या है, जैसा आपने कहा कि अभी स्पष्ट नहीं है, कितने लोगों की जिंदगी में निराशा का कारण बनने जा रहा है, इसके संदर्भ में कोई दायित्व बोध कराने वाली व्यवस्था आपके यहाँ नहीं है? यही निराशा वाली जो बात आप कर रहे हैं, यही तो लोगों को समझाना है जी कि अगर उसने ये किया है जी तो वो क्यों किया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आंतरिक स्वास्थ्य से कमजोर था जी। हमें अपने को ऐसा मजबूत रखना है कि ना हमें प्रेम में यदि हम असफल हुए हैं तो भी हमारे में एक संतुलन हो कि हम उसमें संभालें। हम बिजनेस में असफल हुए हैं उसमें संभालें। अरे कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन भी तो आत्महत्या करते हैं जी। अपने बिजनेस में असफल होने के बाद न जाने कितने लोगों ने की अभी तक आत्महत्या, लेकिन वो इसलिए की है कि उन्होंने अपने को बॉडी माइंड और सोल को संतुलित नहीं किया है जी। तो आपसे जानना ये चाहूंगा लोढ़ा साहब, आपने स्वयं बताया कि 50 साल से ज्यादा का तो आपका गायकी के संदर्भ में तजुर्बा है। कई मौके रहे जब आपके रिकॉर्ड्स आए, बहुत सक्सेसफुल हुए, बहुत सफलता मिली, पर कभी तो मौके ऐसे भी आए होंगे कि आपने जिस उम्मीद के साथ गाया था वो उतना सक्सेस नहीं हुआ, रिकॉर्ड सक्सेस नहीं हुआ, प्रोग्राम सक्सेस नहीं हुआ, कार्यक्रम गए पता चला दर्शक ही नहीं मिले, ऐसी भी नौबत आई हुई।
कैसे आप अपने आप को संतुलित करते थे, कैसे अपने आप को आप उस परिस्थितियों में भी परफॉर्मेंस के लिए भी तैयार रखते और परफॉर्मेंस के बाद भी अपने आप को खुश रख पाते थे? भाई साहब, क्योंकि मन बैलेंस है जी, मन को बैलेंस किया हुआ है मेडिटेशन से। जी, हम रोज सुबह 1-1.5 घंटा योगासन करते हैं, आधा घंटा हम प्राणायाम करते हैं, 20 मिनट मेडिटेशन करते हैं, उससे हमारा बॉडी, माइंड और सोल तीनों खुश रहता है। जी, वो खुश रहने का कारण है, अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं कि मैं मार्च के महीने में जर्मनी, हॉलैंड और लंदन में था, मेरे कार्यक्रम थे जी, और वहां तो तांडव चल रहा था कोरोना का जी, और मेरे 6 साथियों को वहां कोरोना हो गया था, मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं जिस तरह से इन तीनों चीजों को संभाल के अपने शरीर को, बॉडी, माइंड और सोल को एक साथ शक्तिशाली बना के काम करता हूं, कोई वायरस नहीं आ पाता, मुझे खांसी जुकाम बुखार नहीं होता जी, क्योंकि तीनों संतुलित हैं। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। लोग, जैसे मैंने पहले कहा कि जिम जाके समझते हैं कि वो शक्तिशाली हो गए, जिम जाके शक्तिशाली नहीं होते हैं, जी, डोले शोले बन जाते हैं, लेकिन बाहर जाके उसका दिमाग जो है गर्म रहता है। केवल और केवल जिम जाकर डंबल उठा लेने से बात नहीं बनेगी। अनूप जलोटा जी, जो इस देश में रोल मॉडल के तौर पर हमारे बीच में हैं, वह अपने अनुभव के आधार पर यह साझा कर रहे हैं कि अगर आप ध्यान लगाते हैं, अगर आप योग का सहारा लेते हैं, तो आप अपने मन, शरीर और आत्मा तीनों को संतुलित करने में सफल हो सकते हैं। हम समाधान की ओर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हम केवल इस पर चिंतित नहीं है, बल्कि चिंतन को एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर रमन शर्मा के पास मैं फिर से चलता हूं। रमन जी, आप तो मनोचिकित्सक हैं। जानने का विषय यह है कि एक आदमी स्वयं में मानसिक रूप से बीमार है, यह बोध कैसे करे, और दूसरा कैसे यह बताए कि आप मनोरोगी हो और आपको किसी डॉक्टर के पास जाकर, जो आपने बात की थी कि केमिकली अगर कोई विकार है तो उसके लिए तो दवाई लेनी पड़ेगी। ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। आप किसी आदमी को कैसे कहेंगे कि तुम मानसिक रूप से ठीक नहीं हो, तुम्हें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है? आदमी पलट के जवाब देगा, मुझे पागल समझ रहे हो। कैसे इस चुनौती का सामना करेंगे? सर, ये बिल्कुल आपने सही बात करी। मैंने 10 साल इंग्लैंड में काम किया, मैं वहीं ट्रेंड हुआ, एज ए स्पेशलिस्ट ट्रेंड हुआ, और सुपर स्पेशलिस्ट कहा जाए तो मैं मध्य प्रदेश में एक अकेला सुपर स्पेशलिस्ट हूँ साइकेट्री में जी। तो ये प्रॉब्लम बहुत बारी फेस करनी पड़ती है, जिसको कि स्टिग्मा कहा जाता है, टैबू कहा जाता है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेके अभी भी टैबू है, स्टिग्मा है। सबसे पहले तो ये चीज आवश्यक है जानने की कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इसके 3 प्रमुख कारण हैं, ठीक है। पहला कारण है बायोलॉजिकल कॉज, सेकंड है साइकोलॉजिकल कॉज, और थर्ड है सोशल कॉज। बायोलॉजिकल कॉज, साइकोलॉजिकल कॉज एंड सोशल कॉज। अगर हम बायोलॉजिकल कॉज की बात करें तो ऐसा देखा गया है कि जो फैमिलीज हैं जिसमें अगर एक पेरेंट भी डिप्रेस्ड है तो 8 टाइम ज्यादा चांसेस, 8 टाइम ज्यादा चांसेस हो जाते हैं बच्चों के डिप्रेस होने के। या कोई भी अलग फैमिली मेंबर जैसे कि बहन, भाई, ये जेनेटिक लोडिंग कहलाती है। इसका मतलब यह है कि अगर जेनेटिकली अगर किसी इंसान के कोई रिलेटिव्स, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स अगर उस चीज से ग्रस्त हैं तो उसके ज्यादा चांसेस रहते हैं डिप्रेस्ड होने के। दूसरी चीज, अगर कोई ड्रग एंड अल्कोहल का यूज बहुत ज्यादा कर रहा है तो उसको ज्यादा चांसेस हैं डिप्रेशन होने के। कोई क्रॉनिक इलनेस कह लीजिए, जैसे लंबे समय तक पेन की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, जिससे इंसान रोज जूझता है, रोज गोलियां खानी पड़ती हैं उसको, उसकी वजह से बायोलॉजिकल कॉजेज ये हैं जो डिप्रेशन कॉज करते हैं। उसके बाद अगर हम साइकोलॉजिकल कॉज करें तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन इटसेल्फ, ठीक है। एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, कुछ टाइप की पर्सनैलिटीज रहती हैं। कुछ लोग शाई रहते हैं, लोगों से अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं, उन लोगों को ज्यादा चांसेस रहते हैं डिप्रेशन होने के। और तीसरे रहते हैं सोशल कॉजेज, जिसकी की चर्चा हमारे साथ बैठे हुए फिल्म जगत के कलाकारों ने अभी की, जलोटा साहब ने की। उन्होंने बताया सोशल कॉजेज में जैसे डिवोर्स हो जाना, बेरीवमेंट हो जाना, किसी की मृत्यु हो जाना घर में, या फिर कोई भी फाइनेंशियल लॉसेस सहन करना, या फिर कोई और एक बहुत ऊपर पोजीशन में है और उसे थोड़ा नीचे देखना पड़ जाए टाइम, तो उस समय उसकी मेंटल स्ट्रेस में आ जाती है, वो स्ट्रेस में आ जाता है। ये कारण हो जाने, ये फिजिकल कॉजेस, साइकोलॉजिकल कॉजेस और बायोलॉजिकल कॉजेस, साइकोलॉजिकल कॉजेस और सोशल कॉजेस हैं डिप्रेशन के। अब इनका ट्रीटमेंट भी सर डिफरेंट है। अगर बायोलॉजिकल कॉज है तो इसका मतलब है आपके दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है और उसको आप दवाइयों से ठीक करेंगे।
ये देखिए बहुत बड़ा टैबू है। लोग बाग बाबाओं के पास में चले जाते हैं, लोग बाग जो कुछ लोग जादू टूना करने वाले रहते हैं उनके पास चले जाते हैं हमारे देश में समस्या का समाधान करवाने के लिए, जो कि सही नहीं है। वो केस और बिगड़ जाते हैं मिथ्स की वजह से, और कहना चाहिए लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, टैबू की वजह से। क्योंकि अभी भी अनफॉर्चुनेटली एक साइकेट्रिस्ट को पागलों का डॉक्टर माना जाता है यहाँ पर, जो कि एक बहुत बड़ी एक समस्या है। ये जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं ये एक स्पेक्ट्रम पे हैं। ये सिर्फ अकेली सिजोफ्रेनिया या फिर सीवियर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम साइकोसिस से रिलेटेड नहीं है। लोगों को सबसे पहले स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस एंजाइटी को जन्म देता है, एंजाइटी ज्यादा हो जाती है तो डिप्रेशन हो जाता है। आपके क्वेश्चन पे मैं आऊं कि भाई किस हिसाब से जल्दी डायग्नोज किया जाए या पकड़ा जाए इन चीजों को। तो सर देखिए, अगर कोई इंसान उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, मान लीजिए वो पहले ज्यादा बात करता था, वो कम बात करने लग गया, ट्विटर पे ज्यादा पोस्ट डालता था, कम डालने लग गया, ठीक है, लोगों से सोशल इंटरेक्शन उसने कम कर दी, वो चाहे लॉकडाउन की वजह से हो, चाहे उसकी अपनी पर्सनैलिटी की वजह से हो, चाहे वो किसी स्ट्रेस से जूझ रहा हो, तो उसको नींद कम आने लग गई, ठीक है, या वो चिड़चिड़ा ज्यादा हो गया। मेल्स में पर्टिकुलरली ये भी देखा जाता है कि डिप्रेशन थोड़ा डिफरेंट टाइप से प्रेजेंट होता है। मेल थोड़े से एग्रेसिव ज्यादा हो जाते हैं, वो अल्कोहल का कंजम्पशन ज्यादा चालू कर देते हैं। ये एक थोड़े से सिम्टम्स हैं, प्रायर सिम्टम्स, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए सर, बहुत ज्यादा आवश्यकता है हमारे देश में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को सही करने के लिए। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो सर, आंकड़ों की बात की जाए 1 in 4 पर्सन, यूके की स्टडीज बताती हैं डिप्रेशन से ग्रस्त है। यूएसए की स्टडीज 1 in 4 पर्सन को बताती, 1 in 5 पर्सन वहां पर किसी ना किसी टाइप की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से ग्रस्त है। ऑस्ट्रेलिया की स्टडीज 1 in 5 की बताती हैं। हमारे देश में बताती हैं कि हमारे यहाँ 10 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो डायग्नोज्ड है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ प्रोपोर्शन जो है 1/15 का है, यहाँ भी प्रोपोर्शन उतना ही है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें अच्छी हैं हमारे देश में, बहुत अच्छी हैं, जैसे जलोटा साहब ने बात करी स्पिरिचुअलिटी की। यस, हमारी गीता भी हमें यही सिखाती है। अगर आप बात कीजिए कि गीता में जब अर्जुन जी अब जब गीता रण मैदान में थे तो उनको पाल्पिटेशन होने लग गए, गांडीव हाथ से छूट गया, पसीना आने लग गया, दैट कुड बी एक्सप्लेन सम काइंड ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। और उसके में जो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी थेरेपी की, वही आज उसी रूप की एक थेरेपी को कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहा जाता है, जो कि एक साइंटिफिक एविडेंस है, जिसमें आपके सोचने की तरीके को, जिसमें आपके सोचने के तरीके को पॉजिटिव करा जाता है। अगर आप नहीं सोच पा रहे, क्योंकि ये डिफिकल्ट टाइम रहता है, इंसान नहीं सोच पाता। बड़ा ही सुंदर तरीके से नजरिया दिया है डॉक्टर रमन शर्मा ने। गीता के संदर्भ में पूरे घटनाक्रम को जिस तरीके से व्यक्त किया है, वो अपने आप में एक अनूठा उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ में प्रेम प्रकाश पांडे जी जुड़े हैं, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं। एक बड़ी रोचक बात जो पूरे के पूरे अध्ययन में आती है कि सफलता असफलता तमाम क्षेत्रों में, फिल्म के क्षेत्र में भी है, व्यापार के क्षेत्र में भी है, सेवा के क्षेत्र में भी है, प्रेम के क्षेत्र में भी है। वहां पर व्यक्ति असफल होता है तो आत्महत्या जैसे कदम उठा लेता है, पर सफलता असफलता का सबसे ज्यादा जो सिलसिला होता है वो राजनीतिज्ञों के साथ होता है। राजनीतिज्ञ कभी सफलता के शिखर पर होते हैं, कई बार असफलता के फर्श पर होते हैं, पर राजनेताओं ने चुनाव हारने के कारण आत्महत्या कर ली, ऐसे उदाहरण हमें समाज में देखने को नहीं मिलते हैं। रोल मॉडल वह भी है। प्रेम प्रकाश पांडे जी हमारे साथ में। प्रेम प्रकाश पांडे जी भी लगातार अपने जीवन में चढ़ते रहे, उतरते रहे। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेम प्रकाश जी, जब कभी आप चुनाव हार गए, कभी विचार आया कि जिंदगी अब खत्म हो गई है, अब इसे अलविदा कह देना चाहिए, अब कुछ बचा नहीं है, कैसे लोगों के बीच में जाऊंगा, कैसे सामना करूंगा, कैसे जूझ लेते हैं आप लोग? देखिए, आपका जो आज विषय है ग्लैमर, अवसाद और आत्महत्या जी, सबसे पहले तो जिसके कारण शुरू हुआ, सुशांत जी के प्रति अपनी विनम्र हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जी। मैं 2-3 चीज में है कि आज सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई है कि हम सब अपने को व्यक्ति ही मानना बंद कर दिए हैं जी, किसी न किसी पदनाम से मानने लगे जी। मुझे याद है जब मैं विधानसभा अध्यक्ष था जी, तब मैंने पढ़ा कि 2 छात्र दिल्ली के फेल हुए और उन्होंने आत्महत्या कर लिया जी। तब से मैं लोगों को कहने लगा कि भाई कैरियर इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, कैरियर इज ए नॉट ए लाइफ।
जी। और मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था बीएससी में, तब हमारे घर में एक गाय होती थी और मेरे पास साइकिल थी, तो उसमें पीछे कैरियर था जी। तो मैं उसमें भूसा भी भर के ले जाता था बांध के। जी। जब मैं एमएससी में गया तो एक साइकिल आई जिसमें सामने कैरियर था जी। जिसमें मुश्किल से एक कॉपी और एक पुस्तक छोटा वाला आ जाता था। जी। और जैसे ही हम लोग कॉलेज की ओर जाते थे तो रास्ते में हमारे एक छोटा गड्ढा पड़ता था, उसमें अगला चक्का जैसे ही गिरता था वो सामने से गिर जाता था। जी। तो आज जो है सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम प्रेम प्रकाश पांडे हैं ये जाने, जी। हम मंत्री हैं, स्पीकर रहे हैं, क्या है, कोई चीफ सेक्रेटरी होता है, कोई डीजी होता है, कोई हीरो होगा, कोई सब होगा, लेकिन वो व्यक्ति पहले जब मानेगा। जी। कैरियर को यदि आप पीछे रखोगे तो बड़ा से बड़ा बोझा लेकर के चले जाओगे। जी। कैरियर को यदि फ्रंट ऑफ लाइफ आप रखते हैं तो एक झटके में वो आपका जैसे ही खत्म होता है तो लगता है आपका जीवन समाप्त हो गया। बहुत तो सुंदर। ये एक महत्वपूर्ण आज सोच की बात है। दूसरा क्या हो गया है कि आज हर आदमी, ईच एंड एवरी पर्सन बिकम्स टू द फर्स्ट, जी। और सारे लोग फर्स्ट ही आना चाहते हैं, कोई भी सेकंड नहीं रहना चाहता, कोई पीछे रहना ही नहीं चाहता। जी। जब फर्स्ट नहीं आता, फर्स्ट तो सब आएंगे नहीं। जी। तो फर्स्ट का जो अगला स्टेशन होता है, FIRS की फर्स्ट प्लस स्टेशन अगर संधि कर लें तो वो फ्रस्ट्रेशन होगा, जी। एंड फ्रस्ट्रेशन बिकम्स टू द सोसाइटल, कमिट टू द सोसाइटी। जी। तो ये एक है। दूसरा, जीवन पद्धतियों में जो कृष्ण भगवान की बात कही गई है, जो जी। आपने बताया, जी। आज वो कृष्ण जहाँ पहले हमको अपने घर में मिलता था, दोस्त के रूप में मिलता था, हमारे विश्वास इतने कमजोर होते गए, हम पहले भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं, कुछ लोग नास्तिक होके बताने लगते हैं, जी। फिर भगवान से भरोसा उठता है तो अपने घर वालों से भरोसा उठता है, जी। फिर अपने दोस्तों से, और भरोसा उठते उठते इतना जाता है कि एक बार अपने आप से भी उठ जाता है। जी। तो ये जो विश्वास की कमी आई है जी। एक दूसरे के प्रति, तो ये बहुत बड़ा है। जीवन जो हमारा, जी। जो पहले हम एकांकी जीवन जो जीने लगे हैं, जी। जहाँ पहले हम एकांत में रह करके कुछ सोचते थे, जी। लेकिन अब ये एकांकी जीवन जीने के कारण हम इस एकांतवास को अब एकांकीपन में परिवर्तित करते हैं, तो हमारा पूरा फ्रस्ट्रेशन आता है। तो ये एक जीवन जीने की शैलियों में हो गया। आज आप सोसाइटल जो आप स्टेज देखेंगे, हमने देखा बस्तर में नहीं है, जो ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरों में ज्यादा है, जी। शहरों की तुलना में आप देखेंगे मेट्रोज में है, मेट्रो से एब्रॉड में भी। जी। और जितने ज्यादा जहां सुविधाएं जिनको मिली है वहां पर ये केसेस हैं। डॉक्टर बढ़िया बता रहे थे कि बायोलॉजिकल है और आपके साइकोलॉजिकल है और सोशलिस्ट। जी। ये जो सोशल प्रॉब्लम है ये सबसे बड़ा हमारे आज साइकोलॉजी को जा रहा है, और उसमें ग्लैमर। जी। आज हम लोग कॉम्पिटिटिव लाइफ में जी रहे हैं, प्रतिस्पर्धी जीवन में जी रहे हैं। जी। पहले प्रतियोगिताएं होती थी, जी। प्रतियोगिताएं में लोग अपने स्किल को सामने ले आते थे। जी। अब प्रतिस्पर्धा होने लगी, हमारा स्किल भले कम रहे लेकिन सामने वाले से हमको जीतना है। तो ये जो कंपैरेटिव लाइफ जीने की जो बात होने लगी है, ये कहीं ना कहीं हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम दूसरे की थाली देखने की जो हमारी एक आदत बन गई है। हमारे पास सब है लेकिन हम उसका तो आनंद नहीं ले रहे हैं, लेकिन दूसरे के पास वो है वो हमारे पास नहीं है, उसमें पूरा चले जा रहे हैं। इसके बहुत सारे ऐसे कारण आज सब में ये चीजें ले आ रही हैं। तो मैं समझता हूँ सुशांत जी का क्या कारण रहा होगा कैसा नहीं, लेकिन ये हर सेक्टर में है। और जहां तक आपने कहा कि हम लोग क्यों ऐसा सरवाइव करते हैं, जी। मैं समझता हूँ कि हम लोग पब्लिक के बीच में जो ज्यादा रहते हैं तो हम लोग हर तरह के लोगों से ज्यादा मिलते जुलते हैं। जी। जो ग्लैमरस फील्ड में चले जाते हैं वो जब एकांकी होने लगते हैं, जो वो अपने आप को किसी यूनिफाइड में, तो शायद जिस कृष्ण की आवश्यकता थी वो कृष्ण किसी भी रूप में हो सकते हैं, जी। दोस्त के रूप में हो सकता है, कभी सहयोगी के रूप में हो सकता है, कोई अन्य भी कारण से। जी। तो शायद वो उस अवसाद से या वो जो
लूजर है, जी अपने आप को समझता है, उससे दूर कर सकता है। जी आज सबको मान चाहिए, जी लेकिन जीवन तो वही जी सकता है जो अपमान को भी सह ले और अपमान से लेकर के चले। अपेक्षाएं जितनी हम करेंगे उतनी हमको उपेक्षाओं का भागी बनना पड़ेगा, और उपेक्षा सहने की जितनी शक्ति हमारे में कम होगी तो फिर हमको इस दिशा में जाना पड़ेगा। कई सारे नजरिए प्रेम प्रकाश जी ने अपनी बातचीत में दिए हैं। अपेक्षा उपेक्षा के संदर्भ में भी उन्होंने बताया, मान अपमान के संदर्भ में भी बताया। लेकिन मैं एक बार फिर भगवान तिवारी जी के पास में चलता हूं। भगवान जी, आपसे जानने का जो विषय है वो मेरा तरुण खन्ना जी के साथ जो विषय उठा था वहां से शुरू करता हूं कि सुशांत राजपूत के संदर्भ में हम इस नजरिए से नहीं देख रहे हैं कि एक असफल अभिनेता ने आत्महत्या कर ली। हमारा परेशानी का विषय ये कि सफल होने के बाद में भी ये कदम उठाया गया है, और ये निष्कर्ष पे हम इस आधार पर पहुंच रहे हैं कि ये मानकर चलते कि उन्होंने आत्महत्या की। तो जानना ये कि असफलता में लोग आत्महत्या के लिए प्रेरित हो रहे हैं, ये तो बात ठीक, पर सफलता के बाद भी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या समाधान आप खोज रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि अगर आप अपनी जड़ों से दूर हो जाएंगे ना तो आप लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। मेरा ये मानना है कि पढ़ाई लिखाई का पूरा सार यही है कि आप अपने जीवन को प्लान करो। सबसे पहले है जीवन जी। जीवन के बाद जो तमाम चीजें आती हैं, सफलता असफलता, जो चीजें आपको मिल रही हैं, दरअसल हमारे जैसे फिल्म की एक लैंग्वेज है कि शॉर्ट डिवीजन करना। जी। जीवन को भी आपको शॉर्ट डिवीजन करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये उसी जिंदगी का हिस्सा है, सफलता और असफलता। जी। आप पहले पायदान पे जब पहुंच जाते हैं तो आप पीछे अपनी जो भी जर्नी तय करते हैं वो आप सब कुछ भूल जाते हैं, और यही सबसे बड़ा दुख का कारण बन जाता है। आप ये कभी भी आप अगर जिस दिन भी आप ये अगर अपने बीते हुए पलों को याद करते रहेंगे ना, मुझे नहीं लगता कि आप पे कोई भी चीज हावी होगी, बिकॉज कि आपको पता है कि आप जीरो से शुरुआत हुई है आप जी। लेकिन आते ही आप चरम पे पहुंच गए, आते ही आप सीधे आपका पायदान हो गया 100 जी। तो आप पीछे का तो रास्ता आप भूल ही जाते हैं, जबकि जिंदगी की एक एक चीज जुड़ के आप उस 100 तक की सफलता तक पहुंचते हैं। सुशांत वाले केस में मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि पढ़ने लिखने में एक अच्छा लड़का था, वो अच्छा अभिनेता था, काफी संभावनाएं थी उस अभिनेता के अंदर जी। तो एक मान लीजिए कि एक क्षणिक अगर मैं कहता हूं कि किसी प्रोजेक्ट से मान लीजिए अगर वो आउट भी हो गया, मुझे नहीं मालूम कि अंदरूनी स्थितियां क्या रही हैं, लेकिन अगर असफलता की वजह से या किसी ऐसी मानसिक तनाव की वजह से जो उन्होंने कदम उठाया है, तो ये जरूर सोचना चाहिए कि 5 साल पहले मैं क्या था, 10 साल पहले मैं क्या था, आज मैं कहां पे हूं। तो ये 2-4 साल कट जाएगा। फिर मैं उसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। सत्या फिल्म जब आई थी, मैं दिल्ली में थिएटर करता था, मनोज बाजपेयी साहब उस समय चरम पे थे अपनी सफलता जी, चरम पे थे। मतलब हम एक दर्शन कर लेते थे तो हमें लगता था कि इसके दर्शन हो गए हमको जी। मनोज बाजपेयी साहब ने भी, मैं प्रत्यक्ष उनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि मैंने उनकी तमाम सफलता और बीच के इस पड़ाव को भी अपनी आंखों से देखा है जी। सत्या के बाद कुछ फिल्मों में वो हीरो बन के आए, उसके बाद काफी बीच में उनकी फिल्में असफल रही। उस असफलता के बीच में जिस किस्म से उन्होंने अपने आप को साधा है, वही थिएटर ट्रेनिंग देता है, और वही सच्चा विजेता वही होता है। बीच में उनके पास फिल्में नहीं थी, फिर एक लंबी तैयारी के बाद अपने लंबी पूरी प्रिपरेशन के साथ वो फिर राजनीति में प्रकाश झा की फिल्म में आए और कमबैक हुए, और उसके बाद फिर लगातार सफल होते चले। अगर वो भी एक मतलब मैं सुशांत और वाजपेयी साहब की सफलता की बात करूं तो मनोज वाजपेयी ने वो तमाम सफलताएं एक फिल्म से हासिल की जी, जो सुशांत ने कड़ी बाई कड़ी हासिल की जी। इस हिसाब से तो मनोज वाजपेयी को भी डिप्रेशन में आ जाना चाहिए था या गलत कदम उठाना चाहिए था जी। मेरा ये मानना है कि हम जिसको रोल मॉडल मानते हैं या लोग आपको जब अपना रोल मॉडल मानते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के प्रति बढ़ती है, और इस बढ़ती हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको समझना पड़ेगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात भगवान तिवारी जी ने कही, जो बात हमने शुरुआत में कही थी कि दुनिया आपको रोल मॉडल के तौर पर देखती है। आपकी जिंदगी केवल आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं रह गई है, बल्कि जो आपको पसंद करते हैं, जिनके साथ में आप जुड़ने की हसरत रखते थे, उन्होंने आपको अपना रोल मॉडल माना है। तो आपको अपने हर कदम के संदर्भ में यह विचार करने की तो जरूरत होनी चाहिए कि आपका उठाया हुआ कदम उन हजारों लाखों लोग जो आपके फैंस हैं उनके जीवन पर कैसे पड़ेगा। लेकिन तरुण खन्ना जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आपने प्रेम प्रकाश पांडे जी की बात को सुना। असफलताएं राजनेताओं के जीवन में भी बहुत आती हैं, फिल्म अभिनेताओं से कहीं ज्यादा आती हैं, पर वह अपने जीवन के संदर्भ में इतनी निराशा में नहीं आते,
इस प्रकार का कदम नहीं उठाते। प्रेम प्रकाश जी की दलील यह है कि हम जनता से जुड़े रहते हैं, इसलिए शायद हमारे अंदर अवसाद इतना नहीं आता। आपका अपना अनुभव प्रेम प्रकाश पांडे जी की राय से इत्तेफाक रखता है कि अभिनेता या सिने जगत के जो लोग हैं जनता के स्तर पर अपने आप को काट कर रखते हैं, एकांकी हो जाते हैं और इसके कारण से इस प्रकार के तनाव का शिकार हो जाते हैं, अवसाद का शिकार हो जाते हैं। आत्महत्या की बात तो जाने दीजिए, अवसाद का शिकार हो जाते हैं। सहमत है इस बात से? सर मैं यहाँ पे पांडे जी से थोड़ा सा असहमत हूँ जी, क्योंकि यहाँ हमें पहले बुनियादी तौर पे समझना पड़ेगा जो कलाकार होता है। जी। और यहाँ कलाकार से सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो एक्टर है जी। मैं डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ, मैं सिंगर की बात कर रहा हूँ, मैं गीतकार की बात कर रहा हूँ जो गीत बनाता है, मैं म्यूजिक डायरेक्टर की बात, ये सब कलाकार ही हैं। जी। ये जो कलाकार होते हैं सर, ये आम इंसान से अधिक भावुक होते हैं। जी। ये अधिक संवेदनशील होते हैं। अब संवेदना के चलते इंसान कई बार अपने अवसाद का शिकार हो जाता है जब वो किसी रोल में जाता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, दिलीप कुमार साहब ने जब देवदास फिल्म की थी जी। उसके बाद दिलीप कुमार साहब साइकाइट्रिस्ट के पास जाके बहुत समय तक इलाज कराते रहे थे क्योंकि वो भी डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। जी। क्योंकि वो उस रोल की साइकी में घुस गए थे, उस रोल की मानसिकता में घुसने के लिए उन्हें उस आदमी को जीना पड़ा था। सुशांत के साथ में हम जब बात कर रहे हैं तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट दैट गाय जो शुरू से बहुत ही प्रखर था, बुद्धि से उसकी प्रतिभा विलक्षण प्रतिभा थी। जी। वो AIE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग टेस्ट में इंडिया में नंबर 7 पर आया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां पे एडमिशन आज भी और आज से 20 साल पहले भी बहुत मुश्किल माना जाता था। उसने वहां के एंट्रेंस टेस्ट में 7वें नंबर पर पोजीशन हासिल की। हम एक ऐसे लड़के की बात कर रहे हैं जो मेंटली बहुत टफ था। फिर एक बात हुई, किसी ने कुछ कहा, किसी सज्जन ने कि हम लोग जूझने की क्षमता नहीं रखते हैं। सर तो जहां तक जूझने की बात आती है, इतनी हाई रैंक हासिल करने के बाद भी सुशांत सिंह ने डांस सीखा शामक डावर के ट्रूप में, और फिर आज अमिताभ बच्चन जी ने ट्वीट किया या इंस्टाग्राम पे कहीं तो लिखा है कि ये किसी गाने में चौथी पंक्ति में खड़ा हुआ डांसर होता था। ये वो लड़का है जो 2006 में चौथी पंक्ति का डांसर होता था और वहां से हिम्मत करते हुए, मेहनत करते हुए, जूझते हुए, इससे इसकी जूझने की क्षमता का पता चलता है। ये वो आदमी नहीं है सर जो हिम्मत हारकर बैठ जाएगा। इसने जूझा होगा, इसने पूरा बैटल जीता है और बहुत कम उम्र में, मैं बोल रहा हूँ 23 साल की उम्र में इसका शो सुपर हिट हो गया। उसके बाद में इसने किन किन लोगों को मनवा लिया। आज जो लोग मुंबई के रहने वाले हैं, भगवान जी इस बात को जानते होंगे, मुंबई में जो सबसे बड़े कास्टिंग एजेंट्स हैं उनमें मुकेश छाबड़ा का नाम सबसे ऊपर आता है। जितने भी स्ट्रगलर हैं बॉम्बे में या इवन एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स भी, काईपोचे के तीनों हीरो, उन तीनों को बनाने वाला मुकेश छाबड़ा है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, हुमा कुरैशी हो, इन सबको कास्ट किया है मुकेश छाबड़ा ने। वो मुकेश छाबड़ा जिसे खुश करने के लिए एक्टर दिन इधर उधर घूमते फिरते हैं, वो इसका दीवाना था, वो इसको लेके फिल्म बना रहा था। सो मेरा कहने का मतलब है उसमें कुछ तो ऐसा खास होगा कि वो हर आदमी को जीत लेता था। आज मैं ये बोलता हूं, अनूप सर ने ये बात कही कि पहले तो ये तय कर लें कि वो आत्महत्या है या नहीं है, क्योंकि पुलिस ने अभी तक इस बात की सिर्फ पुष्टि की है कि हाँ गले में फंदा डलने से उसकी मौत हुई। मैं ये मानने को तैयार, मेरे पास तथ्य नहीं है सर, मैं भी उतना ही अनजान या अनभिज्ञ हूं सब बातों से जितना बाकी सब लोग हैं। मैं सिर्फ अपनी जजमेंट के तौर पर यह कहना चाहता हूं कि मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि जो आदमी इतना सब कुछ कर चुका हो लाइफ में वो सुसाइड कर लेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सर, हमने ये सुना कि सुशांत सिंह ने जब उनका देहांत हुआ है उस दिन थोड़ी देर पहले अनार का जूस लिया। आप सब लोग भी जानते हैं कि अनार का जूस हम सब सेहत के लिए पीते हैं, स्वाद के लिए नहीं पीते हैं। जो आदमी अपनी सेहत का इतना ध्यान रखता, मैं सुशांत के साथ जिम में कसरत करता था, मुझे मालूम है कि वो अपनी एक्सरसाइज को कितना सीरियसली लेता था। जो आदमी अपने शरीर से इतना शारीरिक सौष्ठव सर इतना आसान नहीं होता, शरीर को भी कष्ट देना होता है, मन को साधना होता है, तभी हम जाके अपने शरीर को साध सकते हैं और बॉडी बना सकते हैं। जो आदमी इतनी मेहनत से बॉडी बना रहा है, जो आदमी जूस पी रहा है, मैं सिर्फ ये छोटी छोटी बातें इसलिए बोल रहा हूँ, शायद मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ, बट द पॉइंट इज मैं तरुण खन्ना जी का एक अलग ही नजरिया है। वो अभी तक इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं है कि सुशांत राजपूत जैसी शख्सियत आत्महत्या जैसा कदम उठा सकती है। ये उनका अपना नजरिया है। बहरहाल मैं आखिरी बातचीत के लिए एक बार फिर अनूप जलोटा साहब का रुख करता हूं। जलोटा साहब, महत्वपूर्ण, मैंने पहले भी कहा कि सुशांत राजपूत ने आत्महत्या की या नहीं की ये हमारा विषय नहीं है,
महत्वपूर्ण इस बात को लेकर है कि जीवन में जिन्होंने सफलताएं हासिल की हैं, जिन्होंने ऊंचाई हासिल की है, वो लोग भी तनिक असफलता, तनिक निराशा के चलते आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। जबकि हमारे समाज में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में कभी सफलता ने हिस्सा भी नहीं बांटा होता है, हिस्से का एक कण भी उनके हिस्से में नहीं आया है जिंदगी के अंतर्गत, तो भी वह जिंदगी को जूझते हैं और जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। आपसे जानने का विषय यह है कि क्या हमारे पूरे कामकाज के तौर तरीके में ऐसी कोई शून्यता आ गई है जिसमें सफल लोगों को आत्महत्या करने के संदर्भ में एक रुझान आ गया है कि जिन्हें थोड़ी भी असफलता हो तो उन्हें लगता है कि अब जिंदगी जीने की जरूरत क्या है? इसीलिए कहा गया है कि थोड़ी सी संतों की वाणी को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग संत बन जाएं जी, लेकिन जिन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कही है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ जी, ये चीजें ईश्वर ने अपने हाथ रखी है। ये किसी के जीवन में भी आ सकता है, किसी के भी जीवन में ये भोगना पड़ सकता है, लेकिन उसको संभाला कैसे जाए जी, उसको संभालने के लिए ही तो आंतरिक शक्ति को मजबूत करना है जी। और ये बहुत सही बात कह रहे हैं कि जिस प्रकार वो अनार का जूस पी रहे थे, जिस तरह से अपनी सेहत से बहुत प्यार कर रहे थे, इससे सच में ऐसा लगता है कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की होगी। लेकिन ये और लोगों के लिए है, ये जो बात की जा रही है ये केवल उनके लिए नहीं की जा रही है, उन लोगों के लिए की जा रही है जिनको इस जीवन में सफलता असफलता दोनों मिल सकती है। तो सफलता जब मिल जाए तो बहुत ज्यादा उछलिए नहीं, और असफलता जब मिल जाए तो बहुत ज्यादा गमगीन ना होइए। गुरु नानक जी ने बहुत अच्छा शब्द लिखा है जी कि दुख सुख दोनों सम करी जाने और मान अपमाना, हरक शोक ते रहे अतीता तिन जग तत्व पछाना, अस्तुत निंदा दो त्यागे जी। ये चीजें अगर हम थोड़ी, हम कहते हैं 2% भी इन चीजों को हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारे अंदर एक डिफरेंट काइंड ऑफ शक्ति आ जाएगी कि जो हमें सफलता और असफलता से थोड़ा संभाल लेगी, हम अपने को संभाल सकेंगे। जब हमने कार्यक्रम शुरू किया था उस समय जलोटा साहब आप जुड़ नहीं पाए थे। एक विचार सूत्र हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि अगर आपको अपनी जिंदगी को सफल बनाना है तो दूसरों की मदद करना चालू कर दीजिए। आपने अपने जीवन को तो भजन के लिए ही समर्पित किया, भजन सम्राट के तौर पर हम लोग स्मरण करते हैं। इस नजरिए के संदर्भ में आपकी टिप्पणी, इसी से हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। क्या मानते हैं आप, क्या ये निराशा से बचने का एक अचूक अस्त्र होता है? हो सकता है कि हम दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित रहें तो अपने जीवन के संदर्भ में निराशा शायद स्थान न बनाए। बहुत अच्छी बात है। देखिए, सेवा जो है, जो मानव सेवा है जी, इससे बड़ी तो कोई चीज है ही नहीं संसार में जी। सेवा से बड़ी चीज तो कोई है ही नहीं जी। आज इस कोरोना के टाइम पे जो लोग सेवा कर रहे हैं, जरा सोचिए उनको कितना आदर मिल रहा है। जो डॉक्टर्स हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो नर्सेज हैं, उनको कितनी इज्जत मिल रही है आज। वो इज्जत पहले तो नहीं मिलती थी, आज कुछ ज्यादा मिलने लगी है, क्योंकि वो लोग अपने को रिस्क में लेके आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। लोग पत्थर भी मार रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं, लेकिन नहीं, वो कहते हैं हमको वहां जाना है और सेवा करनी है। सेवा से बड़ी चीज कोई नहीं है। सेवा से ही ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं, और सेवा से ही आप उस स्थान को प्राप्त कर सकते हैं जो आपको परम शक्ति देता है। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, लेकिन तरुण खन्ना जी कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, तो उनकी बात को सुनते हैं, फिर हम कार्यक्रम को समाप्त करें। जी तरुण जी। धन्यवाद सर। अनूप सर ने बात कही सेवा की, तो सर अभी अभी इनके जो पेपर्स आए हैं, जो बैंक की स्टेटमेंट्स आई हैं, इन्होंने 1.5 करोड़ रुपया दान किया है। 1.5 करोड़ रुपया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। ये आप सोचिए, ये वो आदमी के लक्षण नहीं है। आप समझ रहे मेरा पॉइंट? मैं जो बार बार जिस बात को बहुत स्ट्रेस कर रहा हूं कि ये लक्षण नहीं होते हैं उस आदमी के। और डॉक्टर साहब मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अगर कोई आदमी सुसाइड करता है तो सर काफी टाइम से जो चीजें अपने आप को खाने से डिप्राइव कर रहा होता है ना, मैं मीठा खा लेता हूँ, चॉकलेट खा लेता हूँ, मिठाई खा लेता हूँ, कुछ केक पेस्ट्री खा लेता हूँ, वो अनार का जूस नहीं पिएगा। वो मरने से पहले ऐसी कोई चीज खाएगा कि हाँ यार चलो अपना चित्त प्रसन्न कर लेते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात तरुण खन्ना जी बार बार रेज करने की कोशिश कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। उन्हें इस बात पर पूरी तरीके से संदेह है कि सुशांत राजपूत जैसी शख्सियत आत्महत्या जैसा कदम उठा सकता है। ये एक अलग नजरिया इस कार्यक्रम के अंतर्गत है जो इस बात को रेखांकित करता है कि सुशांत राजपूत की मौत के मामले में एक स्वतंत्र जांच की जरूरत है। लेकिन इससे परे यह भी एक
कटु सच्चाई है हमारे समाज के बीच में कि जिन्हें हम रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं वह अपने जीवन में तनिक असफलता या निराशा की स्थिति आने पर जीवन समाप्ति जैसा कदम उठा लेते हैं, लेकिन उन्हें यह सोचना चाहिए कि वह स्वयं अपने जीवन के संदर्भ में ये कदम नहीं उठा रहे हैं बल्कि उन लाखों जिंदगियों को भी प्रभावित कर रहे हैं जो उन्हें देखकर अपनी जिंदगी का रास्ता तय करती है। लिहाजा उनकी जिम्मेदारी औरों से कहीं ज्यादा है कि वह ऐसा कोई कदम उठाने से बचें जिसके अनुसरण करने के लिए बाकी लोग तत्पर रहते हैं। बहरहाल समय अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर ये कहता है कि ना हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, ना हम सफर ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। राहत इंदौरी ने जो यह बात कही है वह स्वयं पर विश्वास जताने के लिए है कि अगर किसी परेशानी में आप हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं, कोशिश कीजिए, आप इस निराशा से जरूर निकल जाएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एक गंभीर मसले की चर्चा को एक सही दिशा देने के लिए। उम्मीद है आज इस चर्चा से जो कुछ निष्कर्ष निकले हैं वह समाज को किसी न किसी रूप में सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। बहरहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, सदा प्रणाम।